उस फेसबुक वाली लड़की का क्या नाम था? मुराद। अमान और मुराद उस वक्त कैफेटेरिया में बैठे बर्गर एंजॉय कर रहे थे जब बातों बातों में अमान ने उससे मीना के बारे में पूछा। मीना नाम है उसका। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे पता ही ना हो। तुम्हारी ही साली है, आधी घर वाली। बाई आंख दबाते उसने कहा और बर्गर उठाकर साथ में उसका बाइट लिया। वैसे तुम्हारा अगर उसके साथ कोई जज्बाती रिलेशनशिप है तो जल्दी ही ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं अब शम्स से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल करूँगा। कुछ दिन पहले आई थी मेरे घर पर मुझसे मिलने, बट मैं मिला ही नहीं। खुद लाइन मारने की कोशिश में है वो लड़की। बेनियाजी से बिल्कुल नॉर्मल लहजे में उसने कहा। 3-4 दिन पहले वो दिल को कब्रिस्तान लेकर गया था। उसी दिन वापसी पर गार्ड ने उसे बताया था कि एक लड़की आई थी और बहुत तंग कर रही थी। उसने गाड़ी का नंबर नोट किया हुआ था। जब अमान ने चेक किया तो वो मीना साहिबा की गाड़ी निकली, जो उसके घर आकर बदमाशियां चला रही थी और उसी के मुलाजिम पर हुक्म चला रही थी। अब ये मत कहना कि तुम उसके साथ शादी भी करने लगे हो। अमान की बात सुनकर उसे अछूका लगा और मुंह में लिया हुआ बर्गर सीधा सामने बैठे अमान के कपड़ों पर गिरा, लेकिन उसकी ख़राब होती हुई शर्ट को इग्नोर करते वो हैरत से पूछने लगा, क्योंकि पहले भी शम से बदला लेने की खातिर उसने दिल को उसकी बेटी समझकर शादी की थी। ये क्या बदतमीज़ी है मुराद, तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है या नहीं? वसीले तासुरात लिए उसने अपनी शर्ट झाड़ते हुए पूछा तो मुराद उसके पास गया और टिशू से साफ कम गंदी ज़्यादा करने लगा उसकी शर्ट, जिसे देखते हुए अमान ने उसका हाथ पीछे की तरफ झटका। बताना, उसे शादी करने लगे हो तुम? वो हनूज अपने सवाल पर ही अटका था और उसे यकीन भी था कि अमान हाँ में जवाब देगा। नहीं यार, उससे शादी करके मैं क्या करूं? मेरे पास एक अदद बीवी मौजूद है जो तुम्हारी उस मीना से 100 गुना प्यारी और अच्छी है। उस मीना को तो मैं मेड भी ना रखूं, शादी करूंगा? पागल नहीं हूं मैं। पानी का ग्लास होंठों से लगाते हुए वो बाएं हाथ से अभी भी अपनी वाइट शर्ट पर हाथ मार रहा था, जो साफ करने की बजाय गंदी होती जा रही थी। शुक्र है यार, मैं तो परेशान ही हो गया था कि दो दो को कैसे संभालेगा। वैसे मेरा कोई जज्बाती रिलेशन नहीं उस मेकअप की दुकान से। जा जाकर बदला ले ले उससे। इस बार मैं तुझे रोकने की कोशिश नहीं करूँगा। इस बार मैं भी तेरे साथ हूँ। वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठते उसने सुकून का सांस लिया और अपना बर्गर उठाकर खाना शुरू कर दिया। शाहिदा की डेथ पर मीना ने जो उसके साथ किया था उसे वो अभी तक नहीं भूला था। उसके इतने प्यारे चेहरे को जो उसने जुमले कसे थे ना उस पर, वो उनका बदला लेने के लिए मरा जा रहा था। समझ गया, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए कोई रिलेशन। अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरी शर्ट का बुरा हाल कर दिया है तुमने। उठते हुए उसने एक अफसोस भरी निगाह अपनी दागदार शर्ट पर डाली। तुम्हें तो बहाना चाहिए होता है बस घर भागने का, इतनी भी रन मुरीदी अच्छी नहीं होती। कड़े तेवरों से उसे झिड़कते हुए मुराद ने उसका आधा छोड़ा हुआ बर्गर भी अपने सामने रखा। अपनी लिमिट्स में रहो तुम और टाइम देखो, वैसे भी ऑफिस टाइम खत्म होने वाला है। घर जा रहा हूँ तो तुम्हारी ही वजह से, और तुम्हारा भी आधा काम मैं घर से ही करता हूँ। अपना काम तक तो पूरा करते नहीं और बातें देखें जनाब की। वो कहाँ चुप रहने वालों में से था। अच्छी तरह उसे झाड़ पिलाते हुए उसने चेयर की बैग से अपना ब्लैक कोट उठाया और बाजू पर डालता बाहर निकल गया। पीछे मुराद मुंह के जाविये बिगाड़ता उसका बर्गर भी फिनिश करने लगा। दिल और इश्मल ने पूरा दिन साथ गुजारा था। दिल उसके साथ आज पूरी बच्ची बनी हुई थी। कभी लॉन में जाकर उसके साथ खेलती और कभी पूल के पास बैठकर उसे कुछ खिलाती। इश्मल थोड़ी देर उसके साथ झिझकती रही, फिर दिल की वजह से उसकी वो झिझक भी खत्म हो गई और खेल खेल में खुशी खुशी वो दिल के पूरे घर में भागने लगी। आज कितने अरसे के बाद वो खुलकर मुस्कुराई और हंसी थी। आज वो बहुत खुश थी। आज कोई उसे रोकने वाला नहीं था, मारने वाला नहीं था। अभी दिल उसे रूम में ले आई थी। आराम करने की गर्ज से लेटी तो कुछ देर में ही दोनों ही एक बेड पर सो गए। 4 बजे के वक्त सुनहरा अपनी चादर से पसीना ड्राई करते घर में दाखिल हुई तो उसे नौकरों के सिवा घर में कोई नजर नहीं आया। सुबह से भूखी प्यासी निकली थी और अभी वैसे ही घर आई थी। 2-3 जगह वो इंटरव्यू देकर आई थी। अब उनकी जानिब से कॉल आने का इंतज़ार था, लेकिन उसे उन इंटरव्यूज़ की जानिब से उम्मीद कम ही थी कि कोई कॉल करेगा। उसे किसी काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो सिर्फ टीचिंग कर सकती थी। हॉल में आकर बैठी तो एसी की ठंडक से उसे पसीना खुश्क होना महसूस हुआ। टेबल से पानी उठाते उसने 2-3 सिप लिए तो उसे इश्मल का ख्याल आया, जिसको सुबह वो कमरे में छोड़ कर गई। ओह, मेरी बच्ची अभी तक भूखी प्यासी होगी। बुड़बुड़ाते हुए वो जल्दी से उठी और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई।
ईशी मेरी जान कहाँ हो, मामा के पास आओ। रूम में दाखिल होते ही उसे ईशमल कहीं नजर न आई तो थकन से चूर लहजे में उसे बुलाने लगी और खुद जाकर बेड पर बैठ गई। उसने सोचा यही बात में होगी, इसलिए बैठकर इंतजार करने लगी। किधर हो बेटा, कहाँ चली गई है? ऐसे मजाक तो नहीं करती होती मेरे साथ, आज किधर चली गई? ना बोल रही है और ना बता रही है कि कहाँ है। सोचते हुए वो उठकर उसे हाथ में चेक करने लगी। वो बाथ में चेक करने लगी, लेकिन ईशमल वहाँ भी मौजूद नहीं थी। वो उसे आवाज़ें देती बाहर आ गई। पूरे घर में मौजूद ना पाकर जूनी को परेशानी ने आ घेरा। आखिर ईशमल कहाँ गई? ईशमल कहाँ हो तुम? झुंझलाती हुई ऊंची आवाज़ में वो उसे पुकारते वापस हॉल में आई तो उसकी नज़र दिल पर पड़ी, जो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी। उसकी खुमार आलूद निगाहें नींद की चुगली खा रही थी। आपने मेरी बेटी को देखा कहीं? जुनैरा लपक कर उसके पास गई और उससे ईशमल का पूछने लगी। उसके लहजे में शक की आमेजिश थी। वो अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं ईशमल को यहाँ अकेला छोड़कर गलती तो नहीं कर चुकी वो, क्योंकि ईशमल कभी भी उसकी बात को रद्द नहीं करती थी। उसने कहा था कि वो रूम में रहे तो उसे अभी रूम में ही होना चाहिए था। हाँ, मेरे कमरे में सो रही है। आज मैंने बहुत बहुत अच्छा दिन गुजारा ईशमल के साथ। हम दोनों ने बहुत मज़ा किया। अपनी आंखें मसल कर उसने मुस्कुराते हुए जुनैरा को अपनी और ईशमल के दिन की रुदात सुनाई। वो उसकी परेशानी और गुस्से से बिल्कुल अनजान थी। आप होश में हैं? मेरी बेटी को कमरे से निकाल कर ले गई। किस हक से आपने उसे अपने कमरे में सुलाया? गुस्से से उसकी आवाज़ ऊंची हो गई तो दिल के होंठों की मुस्कुराहट फौरन सिमटी। वो डरते हुए जुनैरा को देखने लगी। उसने तो सिर्फ दिन ही गुजारा था उसके साथ, खुशी खुशी उसका ख्याल भी रखा था। उसे समझ नहीं आई कि उसने क्या गलत किया। अगर वो बच्ची सुबह से भूखी प्यासी कमरे में अभी तक बंद रहती तो क्या ये सही था? वो उदासी से सिर्फ सोच ही सकी। आई एम सॉरी, मैं आपकी बेटी को अभी ला देती हूँ। आइंदा ऐसे नहीं करूँगी मैं, सॉरी। काली आंखों में लाली उतरी तो वो माफ़ी मांगते हुए वापस ऊपर जाने लगी। रहने दीजिए, पहले ही आपने मुझे टेंशन दे दिया। जान निकल गई थी मेरी आपकी वजह से। मैं खुद ही ले आती हूँ जाकर। शायद थकन की वजह से वो इतना झुंझलाई हुई थी कि बिना लिहाज किए दिल पर अपना गुस्सा उतारती ऊपर चली गई और वहीं खिड़की से उसे जाते वो वहीं खड़ी उसे जाता देखते रही। गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल वाइफ, आज इस्तकबाल के लिए रास्ते में ही खड़ी हो? अमान अंदर आया तो दिल के सामने सीढ़ियों के पास खड़े देखकर उसे खुशगवार लहजे में बोला। उसकी आवाज़ सुनकर दिल पलटी तो आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। वो छोटे छोटे कदम उठाती अमान तक आई और उसके सीने पर सर रखकर खड़ी हो गई, जो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि दिल की आंखों में आंसू क्यों हो सकते हैं और कैसे आकर वो खुद उसके सीने से लग। क्या हुआ माय ब्यूटीफुल वाइफ, किसी ने कुछ कह दिया है? रो क्यों रही हो? प्यार से उसे खुद से अलग करते अमान ने अपना कोट सोफे पर डाला और उसका चेहरा पीछे करते पूछने लगा। अमान, मैंने आपको बताया था ना कि वो छोटी लड़की इतनी प्यारी है। मैंने आज उसके साथ वक्त गुजारा, उसे अपने पास सुलाया तो उसकी मामा ने मुझ पर गुस्सा किया। नाक सुकेड़ते उसने फौरन जुनैरा की शिकायत लगाई। क्या कहा उसने? दिल की नम आंखें खुश्क करते अमान ने पूछा तो दिल ने उसे तफसील से सब बताया, जिसे सुनकर अमान के खुशगवार तासुरात बदलने लगे। मैं उसे वापस घर से बाहर निकालता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतना कुछ कहने की? क्या गलती कर दी थी उसे अपने पास सुलाकर तुमने? ठीक करता हूँ जाकर उसे मैं अभी। उसे तो ये सब सुनकर ही गुस्सा आ गया था और फौरन इश्मल और जुनैरा को घर से निकालने की बात आ गई। नहीं नहीं अमान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज़, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। उसने तो शाबाश कहा कि मेरी बेटी को टाइम दिया और उसे खाना खिलाया। उसने मुझे नहीं डांटा। अभी तो उसे अपने साथ वक्त गुजारने वाली ईशमल मिली थी, ऐसे कैसे वो वापस जाने देती? इसलिए मुस्कुराने की कोशिश करते उसे समझाने लगी, जो ईशमल को उठाए जुनैरा को सीढ़ियों से उतरते हुए देख रहा था। अमान, जाएं ईशमल को लेकर आएं तो उसके साथ हम खेलेंगे। बहुत मन कर रहा है उससे बात करने का। कल इतना मज़ा आया था, आज मेरा दिन ज़रा भी अच्छा नहीं गुजरा। मैं बोर होती रही। अभी कुछ देर पहले अमान ऑफिस से लौटा था, तब वो दिल को ढूंढता किचन में चला आया। वो वहाँ खड़ी खाना बनाने में मसरूफ़ थी। आज कितने दिनों के बाद वो किचन की जानिब आई थी। कल जुनैरा ने आकर उसे डांटा था तो उसके बाद वो उन माँ बेटी के पास गई ही नहीं। आज जुनैरा भी घर पर थी, इसलिए दिल उसे इग्नोर करते हुए अपने कामों के साथ लगी रही। उसने इश्मल और जुनैरा के बाहर आने का बहुत इंतज़ार किया। शायद वो नन्ही ईशी को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन अभी तक वो दोनों माँ बेटी रूम से निकले ही नहीं थे। दूसरी तरफ जुनैरा कल से बेहद शर्मिंदा थी। उसे जब जब दिल के साथ की गई अपनी बदतमीज़ी याद आती, वो मज़ीद शर्मिंदा हो जाती।
ईशमल तो जागते ही दिल के गुन गाना शुरू हो गई थी कि कैसे उसने पूरा दिन ईशमल का ख्याल रखा, उसके साथ खेलती रही और तो और उसे मारा भी नहीं। उसकी बातें सुनकर वो मजीद शर्मिंदा हो रही थी। वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि जाकर दिल से माफ़ी मांग ले। गर्मी में इतनी जगह घूम घूम कर घर पहुंची थी और ईशमल को ना पाकर उसका मजीद पारा हाई हो गया था, जिसका गुस्सा बेचारी दिल पर निकला। वो हिम्मत ही मुश्त में नहीं कर पा रही थी कि उससे अपने रवैये के लिए सॉरी कर ले। इसी वजह से वो पूरा दिन अपने रूम में ही रही। ईशमल ने उसे 2-3 बार बाहर चलने को कहा भी, लेकिन उसने मना कर दिया। दिल ने उनका नाश्ता और खाना भी टाइम पर रूम में ही भिजवा दिया। अभी वो ईशमल के बाल बना रही थी, तभी डोर नॉक हुआ। नॉक होने की आवाज़ सुनकर उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा डोर पर दिल ही होगी। ईशमल बेटा जाकर दरवाज़ा खोलो, उसके बालों को पोनी में बांधते हुए जुनैरा ने कहा तो वो नीचे रखे कुशन से उठ गई, जिस पर बैठकर वो अपनी माँ से कंघी करवा रही थी। छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसने डोर खोला तो सामने अमान खड़ा था। अमान ईशमल को देखते ही मुस्कुराया और उसे गोद में उठा लिया। क्या मैं आपकी बेटी को थोड़ी देर बाहर ले जा सकता हूँ? एक्चुअली दिल को ईशमल से बहुत लगाव हो गया है और वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है। आधे घंटे तक वापस आ जाएगी। ईशमल के गाल पर चुटकी काटते अमान ने जुनैरा से पूछा और पूरा डोर खोलते ही बाहर खड़ा होकर उसे इजाज़त तलब करने लगा, जबकि दिल का नाम सुनकर ईशमल ने उसकी गोद से उतरना ही नहीं चाहा। हाँ हाँ ले जाएं, कोई मसला नहीं। ईशमल बेटा अंकल आंटी को तंग नहीं करना। उसकी हर वजाहत जुनैरा को शर्मिंदा करने लगी थी, इसीलिए जल्दी से बोली तो अमान उसे लिए वहीं से वापस मुड़ गया। ईशमल उसके चेहरे को संजीदगी से देख रही थी। अभी उसकी अमान से कोई गपशप नहीं हुई थी, इसीलिए शायद वो एक दूसरे को अजनबी की तरह ट्रीट कर रहे थे। ईशमल को लेकर वो अपने कमरे में गया तो दिल भी आईने के सामने खड़ी अपने बाल संभाल रही थी। उसने ईशमल को छोड़ा तो वो भागकर दिल के पास चली गई। कैसी हैं दिल, आज आई क्यों नहीं मेरे कमरे में? मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी गोद से उतरते ही उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलने लगी। वो जाकर दिल से चिपक चिपक कर बातें करने लगी। उस वक्त दिल के चेहरे की गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिससे डिम्पल नमूदार हुआ तो अमान को अपना दिल गड्ढे में डूबता महसूस हुआ। उसकी नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते हुए दिल ने फौरन उसे मुस्कुराहट गायब की, क्योंकि उसे याद आ गया था कि उसके प्यारे से डिम्पल का दुश्मन सामने ही खड़ा है। हम तैयार होकर आते हैं, अमान आप चलें। उसने अमान की बेबाक नज़रों को देखते हुए अमान को वहां से भेजना ही मुनासिब समझा। उसी असना में अमान का सेल वाइब्रेट करने लगा। उसने अपनी नज़रों का जाविया बदला। अनजान सा नंबर देखते वो पुरसोच नज़रों से सेल को देखते हुए कॉल पिक कर गया। सेल कान से लगाते हुए वो बाहर निकल गया। कौन बात कर रही हैं आप और क्यों कॉल की है? एयरपीस से आती किसी निस्वानी आवाज़ को सुनकर अमान उससे पूछने लगा। तब तक वो रूम से निकलकर सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। मीना बोल रही हूँ अमान, कैसे हैं आप? मीना, वही हमारे घर जब हम मिले थे दिल की अम्मी की डेथ पर, याद है? उसने सोचा कि अमान को वो याद ही नहीं है तो तफसील से अपना तारुफ करवाने लगी। दिल का बंदोबस्त तो वो कर ही चुकी थी, इसीलिए अमान के पास आने के बारे में भी सोचने लगी। जी जी जान गया हूँ, ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है, बोलो क्यों कॉल की है? उसका तारुफ सुनते ही अमान के तासुरात मज़ीद सख्त हो गए। उसके गुस्से के लिए यही वजह काफ़ी थी कि मीना शमसुद्दीन की बेटी है, जिसने अभी उसे कॉल की थी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अमान प्लीज़ आप मिल सकते हैं, इनकार मत कीजिएगा प्लीज़। अमान की बेजार सी आवाज़ सुनकर वो रिक्वेस्ट करने लगी तो अमान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली। वो चलता हुआ पोर्च की जानिब आया। श्योर, जब मैं फ्री हुआ तो आपको इसी नंबर पर टेक्स्ट कर दूंगा, बाय। अच्छी तरह से एटीट्यूड दिखाते हुए उसने कॉल ड्रॉप कर दी, क्योंकि सामने से दिल और इश्मल को आते वो देख चुका था। जो काम उसने करना था मीना ने खुद ही उसे दावत दे दी थी। अब शिकार सामने हो और शिकारी शिकार ना करे, यह मुमकिन ही नहीं है। इश्मल के साथ बहुत सारा वक्त एंजॉय करने के बाद अमान उन दोनों को लिए वापस घर के लिए लौटा तो रास्ते में बीच सड़क पर दिल को बैलून नज़र आ गए और वो इश्मल के लिए बैलून लेने की ज़िद करने लगी। वो उन्हें पार्क में भी ले गया था, जहां दिल ने इश्मल के साथ खुलकर टाइम स्पेंड किया और यही वजह थी कि वो आज बहुत खुश थी।
امان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گاڑی روڈ کے بائیں جانب روکی اور انہیں باہر نہ نکلنے کی ہدایت دے کر بیلون لینے روڈ کے دوسری جانب چلا گیا۔ ایشمل کو گود میں بٹھائے وہ امان کو ٹریفک سے گزرتے دیکھ رہی تھی جب بے اختیار اس کی نظر روڈ پر پڑی، جہاں کچھ فاصلے سے بالکل ان کی گاڑی کے سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس نے اپنی گود میں ایشمل کو دیکھا تو اس کے دماغ نے فوراً کام کرنا شروع کیا۔ دل نے سیکنڈز میں گیٹ کھول کر اسے گود سے نکالتے ہوئے فٹ پاتھ پر رکھا اور جلدی سے اپنا سیٹ بیلٹ کھولنے لگی۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ کھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک نظر سامنے دیکھ لیتی، ایک نظر بیلٹ کو، لیکن قریب سے قریب تر آتے ٹرک کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے سیٹ بیلٹ کھولا، روڈ پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وقت نے انہیں باہر نکلنے کی مہلت ہی نہیں دی اور گاڑی کے اندر ہی اس کی چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ ٹرک نے سیدھا آ کر اس کی گاڑی کو ہٹ کیا اور امان کی گاڑی پیچھے دور جا گری۔ امان نے بیلون ہاتھ میں لی اپنی گاڑی کو دیکھا تو اس کے منہ سے ایک ہی پکار نکلی۔ اس نے دل کو پکارا۔ وہ حلق کے بل چیختا بیلون چھوڑ کر بھاگا تھا۔ ادھر ٹرک ڈرائیور نے جیسے ہی بھاگنے کی ٹھانی، سامنے سے آتی گاڑیوں اور لوگوں کے ہجوم میں ٹرک ادھر ادھر کرتے بوکھلایا ہوا اپنا ایکسیڈنٹ بھی کر بیٹھا۔ امان اندھا دھند بھاگتا ہوا اپنی گاڑی کے پاس پہنچا، جہاں پہلے سے ہی لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی گاڑی کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اندر موجود شخص زندہ بچا ہوگا۔ اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر ایشمل بھی پیچھے چلی آئی۔ اتنے لوگوں میں وہ اس وقت صرف امان کو پہچان رہی تھی۔ دل تو اسی گاڑی میں تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے دور جا گری تھی۔ وہ لوگوں کو آگے سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھا تو الٹی ہوئی گاڑی میں سے دو لڑکے دل کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، جہاں خون کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ امان نے انہیں ہٹایا اور خون میں لت پت دل کو احتیاط سے باہر نکالنے لگا۔ گاڑی کے شیشے جو کرچی کرچی ہوئے تھے، سامنے سے دل کے چہرے میں چبھے نظر آ رہے تھے اور وہاں سے خون تیزی سے رس رہا تھا۔ اس کی گردن کے ایک جانب لڑکتے دیکھ کر امان کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ اس نے کانپتے بازوؤں سے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اس وقت اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ دل کی حالت دیکھ کر اسے اپنا دماغ بھی سوتے ہوئے محسوس ہونے لگا۔ اس کے وجود میں عجیب قسم کی خوف کی لہر سرایت کر گئی، جیسے بہت کچھ غلط ہو گیا یا ہونے والا ہے۔ لگتا ہے لڑکی مر گئی ہے۔ پاس کھڑے لوگوں میں سے کسی ایک کی بات اس کے کانوں میں ٹکرائی تو امان نے دل کا چہرہ پیچھے کیا اور اس کے منہ کے پاس کان رکھ کر سانسیں سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دل کے وجود میں نہ کوئی حرکت تھی اور نہ ہی سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ امان نے جلدی سے اس کی نبض ٹٹولنا چاہی، لیکن وہاں کانچ ہی کانچ چبھے ہوئے تھے۔ ہاں، بیچاری نے جاتے ہوئے بھی چھوٹی بچی کو حفاظت میں رکھا۔ ٹرک کو دیکھ کر اس نے جلدی سے بچی کو باہر نکال لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ گاڑی کی حالت جہاں اتنی بری ہے، اس کا زندہ بچنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ہجوم میں کھڑے لوگ آپس میں چہمی گوئیاں کر رہے تھے، جو دل کا افسوس کرتے ہوئے ایشمل کو دیکھنے لگے، جو کہ امان کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ دل کو خون میں لت پت دیکھ کر اسے ابکائیاں آنے لگی تو ایک آدمی نے اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ اتنے میں ایمبولینس آنے کی آواز آئی تو امان اسے بازوؤں میں اٹھائے جلدی سے ایمبولینس کی طرف بھاگا۔ اسے دیکھتے ہی کسی نے ایشمل کو بھی ساتھ ہی ایمبولینس میں بٹھا دیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا دل، میں ہوں نا، تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ ابھی تو ہم نے خوشیاں دیکھی ہی نہیں تھی، تم نہیں جا سکتی مجھے چھوڑ کر۔ وہ دل کی حالت سے نظریں چراتے بے ربط جملے بولنے لگا۔ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ دل واقعی اسے چھوڑ کر نہ چلی گئی ہو، اسی لیے وہ خود کو بھی دلاسے دینے لگا۔ ایشمل کا اسے کوئی ہوش نہیں تھا، وہ بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ کہاں ہے اب وہ؟ بس ایک بار اس نے اپنے پیچھے کھڑے اسے دیکھا تھا اور لوگوں کی باتیں سن کر اسے معلوم ہوا کہ دل نے ایشمل کو باہر نکال دیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلے 10 منٹ میں وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا، جہاں سے تھوڑی دیر پہلے دل کو اندر لے جایا گیا تھا، اور آپریشن تھیٹر کی لال بتی جلی تھی۔ وہ امید بھری نظروں سے ہی ڈاکٹر سے التجا کر رہا تھا کہ اس کی دل کو بچا لیں۔ زبان تو اس کی مکمل بند ہو چکی تھی، وہ ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ لگاتار کوریڈور میں ادھر ادھر چلتے چلتے وہ بند دروازے کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ پاس ہی چیئر پر بیٹھی ایشمل اسے ادھر ادھر چکر کاٹتے دیکھ رہی تھی، لیکن بول کچھ نہیں رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں بے دردی سے مسل رہا تھا، شاید وہ اپنے آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر بند باندھ رہا تھا کہ کہیں وہ گالوں پر پھسل نہ جائیں۔ بے چینی سے وہ ہر سیکنڈ کے بعد
दरवाजे को ही देखे जा रहा था। अचानक डोर खुलने की आवाज़ पर वो डॉक्टर की जानिब लपका और नज़रों ही नज़रों में उससे दिल के बारे में पूछने लगा। अमान की सवालिया नज़रों को समझते हुए डॉक्टर ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। उस वक्त उसकी आंखों में उम्मीद का किसी मोजज़े का उस वक्त उसकी आंखों में किसी उम्मीद का, किसी मोजज़े का जहान आबाद था। वो उस वक्त सिर्फ अच्छी खबर सुनना चाहता था। उसने जबड़े ज़ोर से भींचे। आई एम सॉरी मिस्टर अमान शाह। डॉक्टर की आवाज़ उसे तीर की तरह अपने दिल में चुभती महसूस हुई। वो जिन आंसुओं पर बंद बांध रहा था, आखिर वो पलकों की बाड़ तोड़कर बाहर निकल ही आए और अमान पास रखी चेयर पर ढह गया। उसे कुछ नहीं सूझा तो इश्मल को खींचकर सीने से लगाए ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आज अमान शाह अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा अपनी बीवी के लिए शदीद रोया, जिससे उसका ताल्लुक ही कुछ दिन पहले बना था, जिसके लिए उसे लगा था कि अब उसे जीने की असल वजह मिल गई हो। वो इतनी ऊंची आवाज़ में रो रहा था कि पूरे कॉरिडोर में उसकी आवाज़ें गूंज रही थीं। उसे रोते देख इश्मल भी उसका साथ देने लगी, जो उसके रोने की वजह से भी अनजान थी। 2 माह बाद। हाय बेबी, कैसी हो? कितने अरसे के बाद तुमने वक्त निकाला मेरे लिए। यार तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, और तुम्हारे अमेरिका के चक्कर ही नहीं ख़त्म हो रहे। आखिर ऐसा भी क्या है वहाँ? और कल मैं तुम्हारे घर गई थी, वो लड़की वापस क्यों आ गई? स्लीवलेस डीप रेड शॉर्ट टॉप के साथ उसने जीन्स पहन रखी थी। आजकल उसके मेकअप किट से लेकर जूते तक बाहर मुल्कों से आते थे। वो इतनी ज़्यादा खुश कि ये सब भूल गई कि किसी के साथ वो कितना बुरा कर चुकी है। उस वक्त किसी के हक पर डाका डालने की कोशिश में है। संजीदा आंखों पर सन ग्लासेस लगाए अमान ने मसनूई मुस्कुराहट के बदले में उसे हक किया और उसे लिए रिजर्व टेबल पर उसके साथ जा बैठा। तुम्हें बस क्या बताऊं, अमेरिका में मैंने क्या छोड़ा हुआ है। जुनैरा वैसे कुछ अरसे के लिए गई थी। वो घर के माहौल से दूर रहना चाहती थी इसी की वजह से। तभी अब मैंने उसे वापस बुला लिया है। तुम सुनाओ कैसी हो? जूस का ग्लास होंठों से लगाते हुए अमान ने मीना से पूछा। उसके लहजे से ही मसनूईपन छलक रहा था, जिसे मीना को उसकी खुशी समझने ही नहीं दे रही थी। 1.5 माह से वो हवाओं में उड़ रही थी। आखिर उसे अमान का साथ जो मिल गया था, जो वो चाहती थी वो हो गया था। जिस आदमी को उसने पैसे दिए थे, उसी शाम उसने कॉल करके मीना को बता दिया था कि उसका काम हो चुका है। 2 दिन तक तो वो खुशी में अपने घर ही रही, क्योंकि खुशी में भी अमान के घर जाकर वो खुद पर उसे शक का मौका नहीं दे सकती थी। 2 दिन के बाद वो अमान के घर गई तो वहाँ एक लड़की अपनी बेटी के साथ मिली। उन दोनों की आंखें इस बात की चुगली खा रही थीं कि वो बहुत रोई हुई हैं। उन्हें देखकर ही मीना को अपनी कामयाबी का एहसास होने लगा। उसे यकीन हो गया था कि उसका काम हो चुका है। उसने अमान को ढूंढना चाहा, लेकिन वो उसे घर पर मिला ही नहीं। वापस अपने घर आते ही उसने शम्स और रज़िया को दिल की मौत की खबर सुनाई। जिन्हें दुख क्या होता, उन्होंने 2 लफ्ज़ अफसोस के भी नहीं बोले। उन्हें भला क्या फ़र्क पड़ता था। वो तो खुद अपनी बहन को सामने तड़पते हुए देखता रहा था, जब तक उसकी जान न निकल गई थी बदन से। बाद में जब अमान ने उसके साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, तो उसने एक दिन बातों बातों में उससे पूछा कि किसने एक्सीडेंट किया था, क्या हुआ, वो पकड़ा नहीं गया। उसे खुद भी इस बात का धड़का लगा रहता था कि कहीं उसे मीना के बारे में सच्चाई मालूम तो नहीं हो गई। लेकिन अमान ने उसे जो जो जवाब दिया, वो उसे रिलैक्स कर गया। उसने कहा कि ट्रक ड्राइवर की मौका पर ही मौत हो गई। उसने बहुत सुराग ढूंढने की कोशिश की कि आखिर किसने एक्सीडेंट करवाया या हादसाती तौर पर ऐसा हुआ, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल पाया। ओह हेलो मैडम, किन सोचों में गुम हो गई हैं आप? अमान की आवाज़ ने उसे सोचों से बाहर निकाला तो वो फीकी हंसी हंस दी। किसी सोच में नहीं हूँ अमान। तुम क्या पूछ रहे थे? मामा पापा बिल्कुल ठीक हैं। वो दिल की मौत से बहुत दुखी हैं। 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वो अभी तक दिल को भूल नहीं पाए। महारत से झूठ बोलते उसने अपने माँ बाप को अमान की नज़रों में अच्छा बनाने की कोशिश की, क्योंकि हमेशा वो उसके माँ बाप के लिए तंज़िया अलकाबात ही इस्तेमाल करता था। अभी भी वो कह कुछ और रहा था और मीना बोल कुछ और रही थी। अच्छा। चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात लिए उसने सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अमान। तुमने मेरे पापा को माफ़ कर दिया। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई गलत फहमी ही हुई थी। जिस दिन सच्चाई सामने आएगी तुम देख लेना, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा कि तुमने मेरे पापा को इस गलत फहमी के लिए माफ़ करके अच्छा काम किया। हमेशा की तरह वो अपने बाप का टॉपिक ही लेकर बैठ गई, जिससे अमान का मूड ख़राब से ख़राब तर होता चला जाता था।
اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے صرف اپنے بدلے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ تو دل کو راستے سے ہٹانے پر بے حد خوش تھی، اس لیے اب سب کچھ ممکن تھا اس کے لیے، لیکن امان بھی اسے ڈبل کراس کر رہا تھا۔ ابھی تو وہ صرف شمس کا بدلہ لے رہا تھا، لیکن اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کی دنیا چھین لینے والی مینا ہے تو وہ اسے ایک سیکنڈ زندہ نہ چھوڑتا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں؟ اپنے سامنے سے پلٹ کر اسے دور کرتے اس نے مینا کو ٹوکا۔ آف کورس امان، مہینے سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کیا میں نہیں چاہتی کہ تم میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو؟ ایسے کیوں بول رہے ہو؟ حیرت سے اس کی گہری سنجیدہ آنکھوں میں دیکھتے وہ پوچھنے لگی۔ پھر اپنے باپ نامے کو بند کرو۔ واپس اس کی آنکھوں میں دیکھتے امان نے چبا چبا کر کہا، اوہ سوری امان، چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا گفٹ لائے ہو؟ باپ نامہ بند کر کے وہ دوسرا اپنا پسندیدہ ٹاپک اب کھول چکی